हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन तथा रैले कमीशन को देखा था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे के जो भी कमीशन या प्रस्ताव थे उन पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा नीति पर जो सरकारी प्रस्ताव आया था 1913 में उसकी। तो 21 फरवरी 1913 ईस्वी को शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इसमें अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था। अनिवार्य शिक्षा यानी कि सभी को शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है, इस बात को नहीं माना गया था। यद्यपि निरक्षरता को समाप्त करने पर जोर दिया गया था, यानी कि सबको जरूरी शिक्षा दी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ही अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, लेकिन हाँ, देश में से जो निरक्षरता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ाने पर भी बल दिया गया था, क्योंकि सरकार का मानना ये था कि सरकार पूरी तरह से जो भी शिक्षा है वो सभी लोगों तक नहीं पहुंचा सकती, इसलिए जो निजी प्रयत्न है उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी जोर दिया गया था, और ये बात कही गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इनकी उनका मानना था कि जो भी प्रांत हैं देश में उस समय, उनमें कम से कम एक प्रांत में एक विश्वविद्यालय तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से ये 1913 का जो प्रस्ताव था वो था। अब हम आगे बात करेंगे एक और आयोग की, जो कि है सैडलर आयोग, जो कि आया था 1917 में। अब इसमें क्या-क्या हुआ था उसको यहाँ पर हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो सरकार ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु, क्योंकि उस समय जो विश्वविद्यालय थे वो कुछ ही जगह पर थे और कहाँ-कहाँ थे ये हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उस समय, उसकी जो भी समस्याएं थी उनका अध्ययन करने के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति थे, जिनका नाम था M.E. सैडलर, तो उनकी अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। जो सैडलर आयोग थे उसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए कि जो सैडलर आयोग था उसमें कौन से 2 भारतीय सदस्य थे। तो जो भारतीय सदस्य थे वो एक थे सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो ये दोनों सैडलर आयोग के भारतीय सदस्य थे। अब इस आयोग का क्या कहना था? तो इस आयोग का विचार था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो भी समस्याएं थी उनके सुधार के लिए ही ये आयोग गठित किया गया था। तो इनका जो विचार था वो यही था कि अगर विश्वविद्यालय जो भी हैं उनमें सुधार करना है तो जो माध्यमिक शिक्षा है पहले उसमें सुधार आवश्यक है, क्योंकि अगर नीचे से ही सुधार होगा तभी जाके आप जो आगे की शिक्षा है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सैडलर आयोग ने 1904 ईस्वी के अधिनियम की कड़ी आलोचना भी की थी। जो 1904 का, इससे पहले का जो अधिनियम था उसकी आलोचना की, और इसके अलावा कुछ सिफारिशें भी इस आयोग ने दी। वो कौन-कौन सी थी? तो सबसे पहली तो यही थी कि 12 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा है या फिर जिसे इंटरमीडिएट परीक्षा कहते हैं, उसके बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए, यानी कि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो इनकी जो विश्वविद्यालय हैं, यानी कि जो डिग्री कॉलेज होते हैं, उनमें एडमिशन से पहले जो भी छात्र हैं वो 12 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा है उसको पूरा किया हुआ होना ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद जो विश्वविद्यालय हैं उनसे पृथक इंटरमीडिएट जो कॉलेज हों तथा उनकी जो परीक्षाएँ हैं उनके संचालन के लिए एक माध्यमिक बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए, यानी कि जो 12वीं तक परीक्षाएं होती हैं उनके संचालन के लिए एक बोर्ड बनना चाहिए। और इसी के सुझाव पर, यानी कि ये जो सुझाव दिया गया था कि एक शिक्षा के लिए बोर्ड बनना चाहिए जो भी वो संचालन करेंगे जो 12 तक के स्कूल होंगे उनका, तो इसी सुझाव के तहत जो उत्तर प्रदेश है उसमें एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो स्थापना है वो की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो वो उत्तर प्रदेश में गठित हुआ था। उसके बाद बात करें इसने और क्या सुझाव दिए, तो इसने कहा कि जो स्नातक का पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष का होना चाहिए। जैसे कि हम मानते हैं कि जो बीए हम पढ़ते हैं तो वो 3 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा महिला शिक्षा के प्रसार पर भी इन्होंने जोर दिया और महिला शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा आयोग था जिसमें महिला शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधा पर भी जोर दिया गया था कि जो अध्यापक पढ़ाने आते हैं कॉलेज या स्कूलों में तो उनका भी प्रशिक्षण होना जरूरी है, यानी कि उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो स्वायत्त आवासीय और एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालय थे उनकी भी स्थापना का प्रस्ताव इसमें दिया गया था। स्वायत्त आवासीय यानी कि जिनमें पढ़ाई के साथ साथ जो रहने की व्यवस्था होती है उसका भी अरेंजमेंट हो,
तो ऐसे विद्यालयों की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया था और इसी के ऊपर जो पहला विद्यालय था इस तरह का वो ढाका में स्थापित किया गया था। आगे बात करें तो जो सैडलर आयोग था, सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति नियुक्त करने का भी सुझाव दिया था कि हर विद्यालय में जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें एक कुलपति भी होना चाहिए। उसके बाद 1916 से लेके 1921 के बीच में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, यानी कि इसके बाद से कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। जैसे कि मैसूर में 1916 में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, उसके बाद बनारस में 1916 में, और ये जो बनारस विश्वविद्यालय था इसी को बाद में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था और इसका जो शिलान्यास था वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था जो प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था, तो वो बनारस विश्वविद्यालय था। इसके अलावा पटना में 1917 में स्थापित किया गया, उस्मानिया जो कि हैदराबाद में था 1918 में स्थापित किया गया। इसके अलावा ढाका में 1920 में, और साथ ही साथ जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना है वो भी 1920 में ही की गई थी। उसके बाद लखनऊ में 1921 में, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1922 में की गई थी। तो इस तरह से कई सारे जो विश्वविद्यालय हैं इनकी स्थापना की गई। रियासतों की बात करें तो जो रियासतें थी उनमें मैसूर और जो हैदराबाद रियासतें थी उनमें सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी ऐसी रियासतें थी जिनमें पहली बार मतलब सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, तो वो मैसूर और हैदराबाद थी। इसके अलावा 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, जब हम जो भी एक्ट हैं ब्रिटिश से संबंधित, जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो इसको और डिटेल से वहां पर पढ़ेंगे। तो 1919 का जो अधिनियम था जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसके द्वारा शिक्षा में जो शिक्षा थी उसको प्रांतीय विषय बना दिया गया था। मतलब फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने जो रूल रेगुलेशन है वो इससे थोड़े कम कर दिए थे और जो शिक्षा को पूरी तरह से प्रांतीय, यानी कि जो प्रांतीय सरकार होती थी, कहने का मतलब जो राज्य सरकारें होती थी उनको सौंप दिया था। तो ये प्रांतीय विषय बन गया था तथा शिक्षा को निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में कर दिया गया, यानी कि प्रांतों में जो इलेक्शन होते थे उसके बाद जो भी सरकार बनेगी उसमें जो भी शिक्षा का मंत्री बनेगा उसके अंडर में ये सारा काम दे दिया गया था। शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान भी बंद कर दिया गया था कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने यहाँ से ही जो भी इनकम है वो करें, चाहे टैक्स लगा के चाहे कुछ भी करके, और उसके बाद जो भी शिक्षा का कार्य है उन पे लगाएं उस पैसे को। इसके बाद आती है हार्टोग समिति जो कि 1929 में आई थी। शिक्षा के स्तर में आ रही जो गिरावट थी उसको रोकने के लिए सरकार ने 1929 में सर फिलिप हार्टोग की जो अध्यक्षता थी उसमें एक समिति नियुक्त की जिसकी जो सिफारिशें थी वो निम्नलिखित थी। यानी कि इसने कौन-कौन सी सिफारिशें दी, तो पहला तो यही कि प्राथमिक शिक्षा पर इसने बल दिया किंतु इसे अनिवार्य करने की निंदा दी कि प्राथमिक शिक्षा दी जानी तो जरूरी है लेकिन अनिवार्य रूप से सबको ही दी जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो ग्रामीण छात्र थे उनको मिडिल स्कूल यानी कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई करने के बाद, यानी कि अगर 8 तक की शिक्षा उन्होंने पढ़ ली है तो उसे उन्हें आगे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर उन्हें जो व्यावसायिक शिक्षाएं हैं या फिर जो औद्योगिक शिक्षाएं हैं जिससे वो अपना मतलब कमाई कर सके, इस तरह की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है यानी कि इसके बाद की जो भी शिक्षा है वो उन्हें ही दी जानी चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी कि ऐसा नहीं कि हर किसी को आप कॉलेज में भेज दे रहे हैं। इसके अलावा जो हार्टोग समिति थी उसकी सिफारिश के आधार पर ही 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि कैब की स्थापना भी की गई थी, और जो कैब की स्थापना थी ये एक तरह से पुनर्गठन था, यानी कि इससे पहले भी जो कैब की स्थापना है वो हो चुकी थी। तो यहाँ पर एक नोट है उसे देख लेते हैं कि जो कैब है उसका जो पहली बार गठन था वो 1920 ईस्वी में किया गया था, किंतु जो लॉर्ड इंचकेप थे उनकी अध्यक्षता में भारतीय एक छटनी समिति बनाई गई थी, तो उसकी सिफारिश के आधार पर इसे 1923 ईस्वी में भंग कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर इसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया था। जो कैब है, कैब ने निरक्षरता विरोधी अभियान के तहत 1939 ईस्वी में डॉक्टर सैयद महमूद की अध्यक्षता में एक प्रौढ़ शिक्षा समिति की नियुक्ति भी की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो एक प्रौढ़ शिक्षा समिति की नियुक्ति थी वो कब की गई थी, तो वो 1939 ईस्वी में डॉक्टर सैयद महमूद की अध्यक्षता में की गई थी। आगे हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी, जो कि है मूल या फिर बुनियादी शिक्षा की जो वर्धा योजना थी उसकी, जो कि आई 1937 ईस्वी में। 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था उसके तहत 1937 में चुनावों में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। मतलब 1935 का जो अधिनियम था उसमें ये बताया गया था कि 1937 में क्या होंगे, चुनाव होंगे, यानी कि जो भी प्रांत है उनमें चुनाव किए जाएंगे और जो सरकारें बनेंगी वही पूरे प्रशासन को देखेंगी। तो 1937 में जब चुनाव होते हैं तो वहां पर प्रांतीय सरकारों का गठन होता है जिसमें कांग्रेस कई सारे राज्यों में अपनी सरकार भी बनाती है। 1937 ईस्वी में ही महाराष्ट्र का जो वर्धा है वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के द्वारा जो शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन था वो कब और कहां बुलाया गया था, तो वो 1937 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में बुलाया गया था और इसी की जो सिफारिशें थी इसी के कारण इसको वर्धा योजना भी कहते हैं। 1937 ईस्वी में ही, यानी कि इसी जो सम्मेलन था इसके बाद ही गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में, गांधी जी का एक पत्र था जो पत्रिकाएं निकालते थे, तो वो हरिजन था जिसमें
उन्होंने शिक्षा पर लेख प्रकाशित किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी ने कौन-सा जो पत्र था उनका, उसमें शिक्षा पर बात की थी, तो वो हरिजन था। इसके अलावा अक्टूबर 1937 में जो वर्धा था, ये वर्षा की जगह वर्धा है। वर्धा में जो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन था, वहाँ पर हुआ और जो उन्होंने जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने बुनियादी शिक्षा की जो योजना थी, वो यहाँ पर प्रस्तुत की थी। इसका जो सुझाव था, वो उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यानी कि कभी प्रश्न बने कि जो महात्मा गांधी थे, उनको वर्धा योजना का जो सुझाव था, वो किसने दिया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इस योजना को अंतिम रूप जो दिया था, यानी कि जो पूरा प्रारूप था, जो योजना पूरी बनाई गई थी, उसको जो अंतिम रूप था, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। और जो इन्होंने अंतिम रूप बनाया था, वो गांधी जी के परामर्श से ही बनाया था। यानी कि गांधी जी का इसमें पूरा-पूरा रोल था, इसीलिए इसको गांधी जी के नाम से ही जानते हैं। उसके बाद जो जाकिर हुसैन समिति थी, उसने ही 2 दिसंबर 1937 को वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। आगे बात करें तो जो वर्धा योजना थी, वर्धा योजना का जो मूलभूत सिद्धांत था, वो यही था कि बच्चों को 7 साल तक मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यानी कि 7 साल तक उनको मातृभाषा में, जो उनकी अपनी भाषा है, जो भी जिस एरिया में रहता है, जो भी वो भाषा जानता है बचपन से, उसी में उसको शिक्षा दी जाए और शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा इसके बाद उन्हें हस्त उत्पादक कार्य करने चाहिए, यानी कि फिर उनको हाथों की जो कलाएँ हैं, जो भी वो कुछ भी करना जानते हो, चाहे लकड़ी बनाने का काम हो, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हो, कोई भी इस तरह के जो भी हस्तकलाएँ हैं, उनका कार्य सिखाना चाहिए, ताकि वो व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको सीख जाएँ। तो इस तरह से ये इसका जो प्रमुख सिद्धांत था, वो यही था कि थोड़ी बहुत शिक्षा देने के बाद जो भी लोग हैं उनको, जो भी बच्चे हैं, जो भी छात्र हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए? उनको जो व्यावसायिक शिक्षा है वो प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके शुरू होने के बाद जो वर्धा योजना थी वो लागू नहीं हो सकी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारतीय जो प्रांतों में सरकारें बनी थी, या जो कांग्रेस थी, या जो भी पार्टियां थी यहाँ की, उनसे सलाह-मशवरा नहीं किया था और अपनी तरफ से ही घोषणा कर दी थी कि जो भारत है वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ है। तो इस बात से नाराज होकर जिन भी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, तो उन्होंने वहां से अपना इस्तीफा दे दिया था। और जब कांग्रेस ने जो भी मंत्रिमंडल जिन राज्यों में भी उनके बने हुए थे, वहां से जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उस वजह से ये जो योजना थी वो लागू नहीं हो सकी थी। अब हम बात करते हैं सार्जेंट योजना की। तो सार्जेंट योजना कब आई? ये आई 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट ने एक राष्ट्रीय शिक्षा की योजना तैयार की थी। इसकी जो सिफारिशें थी, वो क्या-क्या थी, उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देश में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं, वो स्थापित किए जाएँ। 6 से लेके 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा फिर 11 से लेके 17 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको 6 वर्ष की अतिरिक्त शिक्षा का प्रावधान किया जाए। उसके बाद एकेडमिक तथा जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसके लिए 2 प्रकार के विश्वविद्यालय हों, यानी कि एक विश्वविद्यालय इस तरह के हों जिसमें एकेडमिक शिक्षा दी जाए, और एक विश्वविद्यालय ऐसे हो जिसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। तो 2 तरह के विश्वविद्यालय की बात उन्होंने की थी। सार्जेंट जो योजना है, उसके अंतर्गत 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था। यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा में सुधार है, उसके लिए 40 वर्ष निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद में जो खैर समिति थी, उसने इस अवधि को घटाकर 16 वर्ष कर दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सार्जेंट योजना थी, उसके अनुसार कितने वर्षों के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था, तो वो 40 वर्ष थे शुरुआत में, लेकिन बाद में जो खैर समिति थी, उसने इसको 16 वर्ष कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, या फिर कहें कि जब तक ब्रिटिश सरकार यहाँ पे रही, तो ये उनकी अंतिम शिक्षा योजना थी। यानी कि जब तक ब्रिटिश का प्रभाव यहाँ पे रहा, तो ये उनकी अंतिम योजना थी। इसके बाद हमारा देश जो था 1947 में आजाद हो गया, और आजादी के बाद जो भारतीय थे, उन्होंने फिर अपनी जो शिक्षा नीति थी, वो अपने हिसाब से तय थी। इसके अगले वीडियो में हम आजादी के बाद जो भी भारत में शिक्षा नीतियां बनी, उनके ऊपर बात करेंगे। अगर आप इसी तरह से आधुनिक भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।